आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का सात खून का 7वां परिच्छेद, हितोपदेश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यूं कहकर भाईजी फिर मुझसे बोले, दुलारी, अब तुम अपना बयान मेरे आगे कह जाओ, पर इतना तुम ध्यान रखना कि इस समय जो कुछ तुम कहो उसे खूब अच्छी तरह सोच समझ कर कहना। यूं कहकर भाईजी ने अपने जेब में से एक मोटी सी पोथी निकाली जो सादे कागजों की थी। बस उस पुस्तक को एक हाथ में ले और दूसरे हाथ से स्याही से भरी हुई कलम पकड़कर उन्होंने मेरी ओर देखा। मैंने धीरे से कहा, आपने जो मुझे बार बार ये चेतावनी दी कि मैं जो कुछ इस समय आपके आगे बयान करूं वो सच सच ही कहूं, झूठ ना कहूं। क्यों? आपके इस कहने का यही मतलब है ना? भाईजी ने कहा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। अर्थात मैं तुम्हें झूठी नहीं समझता, और न यही ख्याल करता हूं कि तुमने अब तक जितने बयान दिए हैं उनमें कुछ भी झूठ कहा गया है। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि इस समय तुम अपने चित्त को खूब अच्छी तरह सावधान करके जो कुछ लिखवाओगे उसके साथ मैं तुम्हारे पहले के दिए हुए बयानों को मिलाऊंगा, और तब इस बात की कोशिश कर सकूंगा कि तुम्हारे छुटकारे के लिए कौन सा पॉइंट अच्छा है जिसे पकड़कर हाईकोर्ट के जजों के आगे बहस की जाए। ये सुन और जरा सा मुस्कुराकर मैंने कहा, लेकिन मेरा इस समय का लिखाया हुआ बयान तो अब हाईकोर्ट में पेश होगा नहीं। फिर आप क्यों मेरा फिर से नए सिरे से बयान लेने का कष्ट उठाना चाहते हैं? मेरी ऐसी बातें सुनकर भाई दयाल सिंह ने बड़ी नम्रता से कहा, बेटी, तुम इन मामलों के एंच पैंच को नहीं समझ सकती, इसलिए अब व्यर्थ हट करके समय को न खोवो और अपना इजहार लिखाना शुरू कर दो। ये सुनकर मैं बोली, अच्छी बात है, लिखिए, पर इतना याद रखिए कि इस समय जो कुछ मैं लिखवाऊंगी उसके साथ मेरे पहले के दिए हुए तीनों बयान बिल्कुल मिल जाएंगे, और सिवाय परिश्रम के आपके हाथ कुछ भी न लगेगा। भाईजी ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है, मेरे हाथ सब कुछ लगेगा, क्योंकि यदि तुम्हारे इस समय के लिखवाए हुए बयान के साथ तुम्हारे पेशतर के तीनों बयान मिल जाएं तो समझ लो कि मैंने बाजी मार ली और तुम बेदाग छूट गई। बस इसीलिए तो मैंने बार बार तुमसे ये बात कही है कि तुम जरा अपना चित्त खूब ठिकाने करके तब अपना बयान लिखवाओ। मैं बोली, तो अच्छी बात है, आप लिखिए, मैं कहती हूं। वे बोले, अच्छा, जरा सा ठहर जाओ, क्योंकि मैं तो कलम पकड़े हुए लिखने के लिए तैयार बैठा ही हूं, पर जरा सा तुम और ठहर जाओ और मेरे अफसर को आ जाने दो। बस उनके आ जाने पर उन्हीं के सामने मैं तुम्हारा इजहार लिखूंगा। उन्होंने ठीक 11:30 बजे यहां पहुंच जाने की बात कही थी, पर अब 12 बजा चाहते हैं। अस्तु कोई चिंता नहीं, वे अब आते ही होंगे। मैंने पूछा, आपने अपने अफसर को यहां आने का क्यों कष्ट दिया? भाईजी ने कहा, मैंने नहीं दिया, बल्कि इस कष्ट को उठाना उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। अच्छा, इस बात को भी तुम सुन लो। बात यह हुई कि कल रात को मैं अपने अफसर अर्थात जासूसी महकमे के छोटे साहब से मिला, और तुम्हारा सारा हाल उन्हें सुनाकर मैंने उनसे यों कहा कि ये लड़की बिल्कुल बेकसूर है। ये सुनकर उन्होंने मुझसे यों कहा कि अच्छा, कल 11 बजे मैं खुद वहां चलकर उस लड़की का इजहार लिखूंगा, और अगर वाकई वो बेकसूर हुई तो मैं अपनी रिपोर्ट अपने बड़े साहब के पास भेज दूंगा, और वे उस रिपोर्ट पर अपनी राय लिखकर हाई कोर्ट के जजों के पास भेज देंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि उस रिपोर्ट पर खूब अच्छी तरह गौर करके हाई कोर्ट उस लड़की को बेगुनाह समझकर छोड़ देगी। भाईजी इतना ही कहने पाए थे कि एक लंबे कद के अंग्रेज साहब आ पहुंचे,
उन्हें देखते ही भाई जी और बैरिस्टर साहब उठ खड़े हुए, और जब वे साहब बीच की कुर्सी पर बैठ गए तो उनकी दाहिनी ओर भाई दयाल सिंह और बाईं ओर बैरिस्टर साहब बैठ गए। यहां पर यह भी कह देना उचित होगा कि उस समय मैं भी उठ खड़ी हुई थी और उन तीनों महाशयों के बैठ जाने पर बैठ गई थी। अस्तु, कुछ देर तक भली भांति मेरी ओर देखकर उन अंग्रेज अफसर ने भाई जी से कहा, अच्छा, अब आप इस औरत का इजहार हिंदी में लिखें, मैं अंग्रेजी में लिखूंगा, और फिर पीछे अपनी राय के साथ उसे बड़े साहब के पास भेज दूंगा। हाँ, इस औरत के वे तीनों बयान कहाँ हैं जो इसने पुलिस मजिस्ट्रेट और जज के आगे दिए थे? ये सुनकर बैरिस्टर साहब ने अपने पॉकेट में से फीता बंधा हुआ एक पुलिंदा निकालकर खोला और फिर उसे साहब के आगे रखकर यों कहा, लीजिए, इस मुकदमे के कुल कागजात ये हैं। साहब ने उसे ले उलट पलट कर देखा, फिर बैरिस्टर साहब के हाथ में उसे देकर कहा, आप इसे देखिए और अब जो ये औरत अपना इजहार लिखवाएगी उससे इसे मिलाते जाइए। अगर कहीं पर इस वक्त के बयान से पहले के दिए हुए बयानों में कुछ फर्क पड़े तो उस जगह पर लाल पेंसिल से निशान कर दीजिएगा। इस पर बैरिस्टर साहब ने अच्छा कहकर उस कचहरी वाली मिसिल को अपने बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने हाथ में लाल पेंसिल ले ली। भाई जी पहले ही सादे कागजों की पोथी और कलम लिए हुए बैठे थे। अब अंग्रेज अफसर ने भी भाई जी की तरह एक सादी किताब और स्याही भरी कलम ले ली और मेरी ओर देखकर यों कहा, तुम्हारा नाम बोलो। मैं बोली, मेरा नाम दुलारी है। साहब, देखो दुलारी, तुमको आम एक बात बोलता है। मैंने कहा, जी कहिए। साहब ने कहा, तुम बड़ा भला लड़की हो, इस वास्ते तुमको सब बात सच सच बोलना होगा। मैंने यों कहा, मेरी झूठ बोलने की बात नहीं है। इस पर साहब ने कहा, तो अच्छा बात है, बोलो। ये सुनकर मैंने मन ही मन जगत पिता परमेश्वर और अपने माता पिता को बार बार दंडवत प्रणाम किया और उसके पीछे यों अपनी जीवनी कहनी प्रारंभ की। अभी आप सुन रहे थे किशोरीलाल गोस्वामी के लिखे उपन्यास खूनी औरत का 7 खून का 7वां परिच्छेद, हितोपदेश, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।